आज के इस वीडियो में हम MCU के द्वारा किए गए सबसे बड़ी लॉजिकल मिस्टेक्स पर नजर डालेंगे और इस वीडियो में दिखाए गए मिस्टेक्स जरूरी नहीं कि वो जानबूझ के किए गए हो। ये एरर्स मूवी में किए गए सडन चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं या कोई टेक्निकल एरर्स भी, और मे बी मूवी के डेवलपर्स ने इनमें से किसी एक मिस्टेक को एक्सप्लेन भी किया हो, लेकिन इस लिस्ट के मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। तो नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और चलिए शुरू करते हैं। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पूरी दुनिया में एक ऐसी सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइज है जिसने अपनी कनेक्टेड और वेल रिटन स्टोरीज की वजह से सभी का दिल जीत लिया। इनकी स्टोरीज इतनी वेल रिटन होती है कि आपको इनमें शायद ही कोई प्लॉट होल या मिस्टेक दिखाई दे, लेकिन जैसे हर एक मूवी में कोई न कोई मिस्टेक होती है, वैसे ही इनकी मूवीज में भी कई बार मिस्टेक्स रह चुके हैं और उन्हीं में से अपनी पहली मिस्टेक है आर्क रिएक्टर। अब आयरन मैन 3 बेशक एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, लेकिन इस मूवी की अपनी कुछ गलतियां थी जिन्हें आई गेस किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा। अब आयरन मैन के सूट्स पूरे MCU में वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस पीस ऑफ टेक माने जाते हैं और सभी सूट्स प्रीवियस वाले सूट से टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं, लेकिन यहाँ इन सभी सूट में जो सबसे कॉमन चीज है वो है इनका पावर सोर्स। सभी सूट्स को चलाने के लिए एक कॉमन पावर सोर्स यानी कि आर्क रिएक्टर की जरूरत होती है और आयरन मैन का इनिशियल डिजाइन इसी पर ही बेस्ड था। सिवाय आयरन मैन 3 में दिखाया गया मार्क 42 आर्मर, ये सूट एक बैटरी बेस्ड सूट था और ये आर्क रिएक्टर से पावर नहीं लेता था, जिसकी वजह से उसकी बैटरी खत्म हो जाने पर टोनी स्टार्क को हार्ली के गैरेज में छुपना पड़ता है। अब आर्क रिएक्टर इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी पर्सन के हार्ट को 50 लाइफ टाइम तक पावर दे सकता है। 50 लाइफ टाइम्स मतलब अगर एक इंसान 10 साल भी जिंदा रहता है तो आर्क रिएक्टर 500 सालों तक पावर दे सकता है। तो फिर आर्क रिएक्टर ने मार्क 42 को चार्ज क्यों नहीं किया? क्योंकि टोनी ने उसे वैसा बनाया ही नहीं। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वो पूरी दुनिया में सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन में से एक है, तो उसने एटलीस्ट एक बैकअप रखना चाहिए था कि सपोज उस सूट की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो आर्क रिएक्टर से पावर ले सके जैसे उसके बाकी के सूट्स लेते हैं। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि क्या वो सूट आर्क रिएक्टर से चार्ज हो सकता है या नहीं? अगर नहीं तो टोनी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? क्योंकि उस मूवी में सूट की बैटरी ही मेन प्रॉब्लम होती है। ऊपर से आर्क रिएक्टर उसके सभी सूट्स का एक प्राइमरी सोर्स था, तो उसे ऐसे ही मार्क 42 से निकाल देना एक बहुत ही इलॉजिकल बात है। क्या ये जिस मूवी के लिए था? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता दो ना। नेक्स्ट है द बाइफ्रोस्ट ब्रिज। बाइफ्रोस्ट ब्रिज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जिसका इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ था मानो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। 2011 की थॉर मूवी में हमें बाइफ्रोस्ट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और ये एक ऐसा ब्रिज था जो सभी रेआम्स का एक एसेंशियल पार्ट माना जाता था एंड ये इतना पावरफुल दिखाया गया कि लोकी इसे जोटनहेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करता है। लेकिन थॉर जब जोटनहेम को बचाने के लिए बाइफ्रोस्ट ब्रिज को तोड़ने जाता है तब लोकी उसे वार्न करता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो अगर ऐसा करता है तो वो जेन फॉस्टर को कभी देख नहीं सकता, एज बाइफ्रोस्ट ब्रिज ही दूसरे रैम्स में ट्रेवल करने का एक जरिया होता है और बाइफ्रोस्ट के बिना ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन थॉर लोकी की बात नहीं मानता और बाइफ्रोस्ट ब्रिज को तोड़ देता है, जिसके बाद लोकी भी ब्रिज से नीचे गिरता है। लेकिन बाइफ्रोस्ट के टूटने के बावजूद 2012 में थॉर अर्थ पर आता है और चितरी आर्मी से लड़ने के बाद मूवी के एंडिंग में वो लोकी को पकड़कर वापस एसगार्ड में ले जाता है, वो भी बिना बाइफ्रोस्ट के। इसके अलावा थॉर 2 जो कि इसके बाद की ही मूवी है, उसमें हम बाइफ्रोस्ट को एकदम चकाचक देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर बाइफ्रोस्ट को बना लेना इतना ही इजी था तो इसे तोड़ना इतनी बड़ी डील क्यों थी? मतलब लिटरली ये लोग थॉर 1 के एंडिंग में ऐसा दिखाते हैं मानो बाइफ्रोस्ट कभी बन ही नहीं सकता। अब हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है ऑल सीइंग हाइमडाल। हाइमडाल MCU के सभी कैरेक्टर्स में से मोस्ट अंडरयूज्ड कैरेक्टर है। वो एक ऐसा बीइंग है जो सब कुछ देख सकता है। आप कहां पर हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ। वो लिटरली 9 रैम्स के अक्रॉस 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा बीइंग्स के लाइव्स में क्या चल रहा है वो सब देख सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो बाइफ्रोस्ट के आसपास हो तो ही देख सकता है। नहीं, थॉर रैग्नारोक में वो बाइफ्रोस्ट के बिना भी थॉर और हेला को देख पाता है। और तो और ऐसा माना जाता है कि हाइमडाल के पास पास्ट एज वेल एज फ्यूचर देखने की भी शक्ति है। सो अगर ऐसा है तो हाइमडाल को थैनोस के आने का पता क्यों नहीं चला? क्या ये एक प्लॉट होल था या कोई मिस्टेक?
जिसे राइटर्स ने इग्नोर कर दिया। अब इसके अलावा कुछ फैंस मानते हैं कि थैनोस ने कुछ ऐसा रास्ता निकाला होगा जिससे कि वो हाइमडल के विजन से बच कर निकले, जैसे कि लोकी ने थॉर 1 में किया था जब वो एसगार्ड में फ्रॉस्ट जायंट्स को एंट्री देता है तब। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका आंसर्स ऑफिशियल्स ने अभी तक नहीं दिया है। सोचो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इससे पूरे एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स चेंज हुए होते, लेकिन स्टोरी बनाने के चक्कर में उन्होंने इस मिस्टेक पर ध्यान नहीं दिया। अब अपनी जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है हल्क और ब्रूस बैनर। अब हम सभी जानते हैं कि ब्रूस को जब गुस्सा आता है या उसके साथ जब कुछ बुरा होने वाला होता है तब वो हल्क में बदल जाता है, एंड जैसे ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो वापस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में बदल जाता है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि जब ब्रूस हल्क में बनता है तो उसके साथ क्या होता है। क्या उसे हल्क जो भी करता है वो सब कुछ याद होता है या उसे याद नहीं होता, और इसका आंसर अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है। अब 2015 में यानी कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में जब ब्रूस हल्क में बदल जाता है तो वो पूरे 2 सालों तक हल्क के ही फॉर्म में होता है, लेकिन जब 2 सालों के बाद वो हल्क से वापस ब्रूस में बदल जाता है तो उसने उन 2 सालों में क्या कुछ किया होता है उसके बारे में उसे कुछ याद नहीं होता। लेकिन यही चीज 2018 के इन्फिनिटी वॉर से कॉन्ट्राडिक्ट होती है जब हाइमडल हल्क को थैनोस से मार खाने के बाद अर्थ पर वापस भेजता है। तब हल्क बैनर में बदलते ही सभी को थैनोस के आने के बारे में वार्न करता है। ऊपर से उसे ये भी याद होता है कि उसने थैनोस से कैसे मार खाया। तो अब सवाल ये है कि अगर बैनर को हल्क बनने के बाद कुछ भी याद नहीं होता तो उसे कैसे पता चलता है कि हल्क ने थैनोस के साथ लड़ाई करी और थैनोस अर्थ पर आ रहा है। क्या उसकी मेमोरी उसके कन्वीनियंस के हिसाब से वर्क करती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसे ग्रैंड मास्टर और टूर्नामेंट के बारे में कुछ याद क्यों नहीं। अपनी नेक्स्ट मिस्टेक है एंटमैन श्रिंकिंग वाली। एंटमैन हम सभी को पसंद है, लेकिन एंटमैन का जो पूरा श्रिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है जिस पर उनकी थ्योरी बेस्ड है वो पूरी तरह से इलॉजिकल है, क्योंकि उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो किसी भी ऑब्जेक्ट के श्रिंकिंग के लिए उसके मॉलिक्यूल्स में मौजूद स्पेस को डिक्रीज कर देते हैं जिससे कि वो ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा कर पाते हैं, एंड उसके एक्सपेंशन के लिए वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस को इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि वो ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा कर पाते हैं। अब ध्यान देने की बात ये है कि उनके अकॉर्डिंग वो श्रिंकिंग और एक्सपेंशन के वक्त ऑब्जेक्ट के मास के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा होता है तो भी उसका वेट कम नहीं होना चाहिए एंड उसका वेट वही सेम रहना चाहिए। और यहीं पर वो लोग खुद की बातों में फंस जाते हैं, क्योंकि अगर स्कॉट लैंग का वजन श्रिंक होने से पहले 70 किलो है तो श्रिंक होने के बाद भी उसका वजन सेम होना चाहिए, जिसका मतलब वो ना ही एंड पर बैठ सकता है ना ही हॉकाई के एरो पर। और ये चीज स्टार्टिंग में उन्होंने ही दिखाई थी। जब स्कॉट लैंग पहली बार एंटमैन बनकर उस फर्श पे गिरता है तो वो फर्श टूट जाता है, एंड जब वो कार पे गिरता है तो वो कार पे भी डेंट आ जाता है। अब मैं इन सबको तो इग्नोर कर ही देता, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हैंक पिम एक 60 टन के टैंक को अपने पॉकेट में लेकर घूमता है। आई मीन दिस इज टोटली इलॉजिकल। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग रियल फिजिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट फिक्शन वर्ल्ड में दिखाते समय ये लोग ऐसा बोल सकते थे कि श्रिंकिंग के वक्त उसका मास भी कम हो जाता है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो भी लोग बॉलीवुड को गालियां देते हैं कि उन्हें फिजिक्स नहीं आता, वो लोग जरा ये वीडियो देख लो। हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वाइब्रेनियम। अब वाइब्रेनियम को लेकर जो मिस्टेक है वो किसी पर्टिकुलर मूवी से नहीं है, वो मूवी टू मूवी चेंज हुई है। वाइब्रेनियम के प्रॉपर्टीज को लेकर एमसीयू की मूवीज में इतनी सारी मिस्टेक्स है कि मैंने इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई है जिसे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना, आपको जरूर पसंद आएगी। अब आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप हमारी ये 2 वीडियोस देख सकते हो।